बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। ईद उल फितर अपने साथ खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन इस मरतबा बड़े गम की सूरत हाल में ईद उल फितर मनाई जा रही है। जिस तरह से मुश्किलात हैं आलम इस्लाम पर, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्द अपनी अथॉरिटी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, बहुत बेशुमार लोग अपनी जानों का नजराना पेश करें, तो ऐसी सोगवार सूरत हाल में ईद उल फितर तो आई है। और ईद उल फितर तो एक मुसलमानों का ऐसा त्यौहार है कि जो बड़े जोश व खरोश, बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ईद की खुशियाँ आप यकीनन न सिर्फ ये कि अपनों में तकसीम करें, बल्कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें कि जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है। ईद के हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे और ईद के हवाले से स्पोर्ट्स का जो हम अपना आज का शो कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के जो वाबस्ता लोग हैं उनको तो हम बुलाते रहें, खिलाड़ियों से भी हमने बात की है, लेकिन आज हमने स्पोर्ट्स एंकर्स से बात करने का एहतमाम किया है। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस ईद उल अज़हा पर भी हमने अपने स्टूडियोज़ में 3 एंकर्स को बुलाया था। आज उनमें से एक कम हो गए, लेकिन 2 एंकर्स हमारे मौजूद हैं। नजीबुल हसनैन माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं ARY न्यूज़ पर, और आपने देखी होगी इनकी ग्रिप जिस तरीके से प्रोग्राम पर है, जिस तरह अपने मेहमानों से सवालात करते हैं। इससे पहले ये रेडियो पाकिस्तान से आए, FM 101 पे प्रोग्राम करते रहे। मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि तजर्बात की भट्टी में पक कर कुंदन बनने के बाद इन्होंने ARY में अपनी जगह बनाई है और इनके प्रोग्राम लोग बड़े शौक से देखते हैं। नजीबुल हसनैन के साथ है आसिफ खान भी स्पोर्ट्स एंकर हैं और एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है। मुझे याद है कि जब ये प्रोड्यूसर हुआ करते थे बिजनेस प्लस में, तो ये मुझे अपने प्रोग्राम में इन्होंने बुलाया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और फिर उसके बाद ये एंकरिंग की तरफ आ गए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आ गए। इस वक्त आसिफ खान जो है वो PTV स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं और आप इनके PTV स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम देखते होंगे। दोनों जो हैं वो स्पोर्ट्स के हलकों में जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, तमाम लोग इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। अनकॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स हैं दोनों, तो इनसे हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हाफिज़ मोहम्मद इमरान को लाहौर से वीडियो लिंक पर लिया जाए। वो भी स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो पहले समा में थे, अब अपना YouTube चैनल चलाते हैं। हम इन तीनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे नजीबुल हसनैन। नजीब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पिछली दफ़ा तो हमने आपसे बकरों पर बात की थी, बकरीद में, लेकिन अब ईद उल फितर है, तो ईद उल फितर कैसे मनाते हैं? आपके वालिद की तबीयत भी ख़राब है, नजमुल हसनैन साहब बड़ा नाम था रेडियो पाकिस्तान का, तो कैसे ईद कैसे मनाते हैं? सबसे पहले आपको, तमाम देखने वालों को, आसिफ भाई को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का तो मौका आपको पता है फैमिली के साथ है, और मैं आप जानते भी इकबाल भाई, मैं ज़रा फैमिली ओरिएंटेड आदमी हूँ, घर पे ज़रा ज़्यादा रहता हूँ, तो वो बच्चों के साथ मनाना। और इस बार क्योंकि मुझे थोड़ा सा अफसोस है, जितने लोग प्रोग्राम देखते रहे उनको अंदाजा है कि मेरा गला बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया था, और इस पे डॉक्टर ने कहा था कि आपको हर वक्त सिप्स लेने हैं, तो कुछ रोजे मेरे छूट गए हैं। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा दुख है उस बात का कि कुछ रोजे छूट गए, वो ईद के बाद दोबारा अब रखने पड़ेंगे क्योंकि उसकी कोई छूट नहीं है। लेकिन ओवरऑल घर में मनाते हैं, फैमिली के साथ मनाते हैं, बच्चों की ईद होती है। मेरे बेटे के सारे रोजे हुए हैं इस बार। तो आपका बेटा स्टेडियम में भी एक दफा नजर आया था मुझे आपके साथ। जी बिल्कुल। तो बस यही रहता है, घर का एक अच्छा सा माहौल होता है, घर पे लोग आ जाते हैं। जाना नहीं होता लोगों के पास, जाना ये कि क्योंकि मेरे अब्बू की नासाज है, अब्बू की तबीयत भी ऐसी है कि वो जा भी नहीं सकते। दूसरा, अब्बू की मेजॉरिटी फैमिली इज इन US। अच्छा। अम्मी इकलौती थी, तो मेरे अपने रिश्तेदार तो आपको पता है यहाँ कोई ऐसे है नहीं। वाइफ की फैमिली में से आ जाते हैं, तो वो एक थोड़ा वो रहता है, अच्छा माहौल रहता है, बड़ा मजेदार। मतलब होम मिनिस्ट्री को तो आप उसको ऑब्लाइज करते हैं ना, करना पड़ता है ना, फिर बाकी दिनों में हमारे पास टाइम नहीं होता ना। ये अच्छी बात है। आसिफ, आप कैसे ईद मनाते हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मेरी ईद सुबह नमाज 7:30 बजे नमाज है, अब्बा ने बता दिया है। 7:30 बजे नमाज पढ़ के जो पहला काम हम करते हैं, हमारे क्योंकि हम इलाके में बहुत पुराने रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है कि नहीं? पख्तूनख्वा से है जरूर, लेकिन वहाँ से आए हुए भी 50 वर्ष। तो भी आप बड़ी जबरदस्त बोल लेते हैं। कुछ गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा। वालिद साहब के साथ अभी तक मेरी चलती है, तो वो सिलसिला। उसके बाद हमारा जो इलाका है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ रहते हुए भी हमें कोई 45-47 साल हो गए। निहारी बड़ी मशहूर है, निहारी बड़ी मशहूर है, तो बहुत मशहूर निहारी वाला हमारे घर के पास ही रहता है। तो वहाँ ऐसा होता है कि बचपन से ही नमाज के बाद आकर हम एक जमा होते हैं सारे महल्ले वाले। अच्छा। आपको हाँ, वो हमारा जो चौक है वो मशहूर है, एक रिवायत है, ये काफी बरसों से चली आ रही है। हमारी ये तीसरी नस्ल है जो वहाँ पर हमारी है, चल रही है। दादा, वालिद साहब और अब मैं।
और हमारे भी बच्चे अब तो चौथी कह सकते हैं। तो फिर उसमें ये होता था कि महल्ले वालों के घर में भी हम जाया करते थे खाने के लिए। वो एक खास किस्म की डिश हमारे पड़ोस में बनती थी, वो इलाहाबाद की। अच्छा। अभी भी हैं वो लोग, तो इलाहाबाद से उनका ताल्लुक है, तो इलाहाबाद के खाने कुछ खास हैं, तो वो हम खाते थे। वो अब खत्म गुस्से के भी तेज होते हैं इलाहाबाद के लोग, पता है? आवाज बड़ी तेज है। बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो ये है, यही सिलसिला चलता है। फिर फैमिली में जाना आना, हमारी फैमिली ज्यादातर साथ ही रहते हैं, हम लोग चचा के फैमिली सब साथ ही रहती है, तो उनसे मिलना मिलाना, फिर बेगम की तरफ जाना वो जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये करते करते हमारा दिन निकल जाता है। फिर दूसरे दिन दोस्तों में, मैं बड़ा सोशल आदमी हूँ, मैं इनकी तरह घर को इतना वक्त मैं नहीं दे पाता। बाद लोगों की अपनी अपनी वो ऐसी है। अच्छा, मेरे तो जैसे उन्होंने कहा ना कि ये ससुराल में मेरी तो मदर इन लॉ भी साथ ही रहती हैं। अच्छा, तो इस वजह से लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए भी, तो हमारे घर पे आना जाना लगा रहता है। अच्छा। तो ओपन हाउस होता है, चल रहा होता है पूरा दिन। तो खिलाड़ी वगैरह ईद की मुबारकबाद देते हैं। एक जमाना था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब शाहिद आफरीदी नया नया आया तो उसका भाई तारिक आफरीदी फोन करके कहता था बात करें, शाहिद आफरीदी ईद की मुबारकबाद देगा, जावेद मियादाद ईद की मुबारकबाद देते थे। अब जो नई नस्ल आई है, क्या इनमें भी है कुछ ऐसे? बिल्कुल है। और अब आपको पता है व्हाट्सएप से हर चीज आसान, मैसेज आ जाता है, बस वॉइस नोट आ गया। सुबह से जो मैसेज आना शुरू होते हैं उसमें प्लेयर्स भी होते हैं, सब होते हैं, और अच्छी बात है, कनेक्ट रहते हैं इसके थ्रू। तो आपका वक्त जरा, अभी हम यही बात कर रहे हैं, आपका वक्त बहुत मुश्किल भी था इस लिहाज से। अब तो एक बटन दबाओ, आपके पास सारे स्टैट्स होते हैं, सारी चीजें होती है, अपना कंटेंट बनाना भी आसान हो जाता है। उस वक्त जरा रिसर्च बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स का शो तो नहीं होता, ईद के दिन आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब रिकॉर्ड वगैरह कर लेते हैं पहले से, ताकि ईद के दिन आप सुकून के साथ अपने घर वालों के साथ। तो आपका किसी स्पोर्ट्समैन के उधर आना जाना नहीं होता? आप तो खुद इतने मसरूफ होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, तो आपका जाना आना होता है किसी स्पोर्ट्स? अब ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं, ये फीलिंग आती है कि ऐसे दिनों में ये फैमिली का टाइम होता है। सही, वहाँ आना जाना भी थोड़ा उनके लिए भी वो डिस्टर्बेंस हो, बट ये कि वैसे मुलाकात रहती है। और आपको पता है अब तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनसे आपकी बड़ी दोस्ती भी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग तो उनके साथ अच्छी रहती है। फिर जब मौका मिलता है फिर जाते हैं, और ज्यादातर हमारे खिलाड़ी रहते लाहौर में, तो जब वहाँ का ट्रिप लगता है तो फिर उनसे जरा उनके घर भी जाना होता है, मुलाकात भी होती है। आसिफ, आप भी यही करते हैं जो नजीब कह रहा है? आपने जब खाना वाना हो गया, आप कहीं जाते हैं फैमिली को लेकर? जहाँ फैमिली कहे वहीं चले जाते हैं हमारे, क्योंकि रिश्तेदार ज्यादातर कराची में ही हैं, सारी कराची में ऑलमोस्ट। कुछ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ रहते हैं, तो उनसे तो खैर सालों में मुलाकात होती है, लेकिन हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा टाइम मांग लेता हूँ कि रात में मेरा टाइम है कि मैं भी कहीं चला जाऊँ। अच्छा। तो मुझे बेगम भी, हाँ दोस्तों में मेरी बेगम भी काफ़ी फ्रेंड, और हमारा ऐसा है बेगमात का भी एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप। अच्छा। और हमारे जो उनकी पार्टी अलग होती है, आपकी पार्टी अलग है। जो हमारे दोस्त है, उस ग्रुप का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वो कोई 30-35 साल पुराने दोस्त है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप, उनकी बेगमात का व्हाट्सएप ग्रुप, सबका। इसमें सहाफी भी है या ये सहाफी नहीं, ये 6 हैं हम। सही। तो हम 6 हैं बचपन के दोस्त। सही। तो उनका अभी तक बॉन्डिंग है बेगमात, और वो उनके बाद फिर बच्चों का भी ग्रुप है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सेम विद द सेम नेम। अब अगर पी, उस ग्रुप का नाम पी है, तो P.1.2 अच्छा, बच्चों का 0.2, तो वो नाम ऐसा है कि वो मैं तो जब व्हाट्सएप नहीं था फिर कौन सा ग्रुप होता था उस वक्त? ये भी तो सवाल है। तो फोन पर लेकिन हमारे इस तरह के प्रोग्राम हमारे बन जाते हैं कि हम वहाँ जाके बैठ जाएं, या खाना हम साथ खा लें, बेगमात भी मिल लें, बच्चे भी मिल लें, तो इस तरह का सिलसिला होता है। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 2 स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन और आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं ईद उल फितर के मौके पर 2 स्पोर्ट्स एंकर्स से, नजीबुल हसनैन जो ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं और आसिफ खान जो PTV स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम करते हैं। इन दोनों से हमने ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें मज़ीद अभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें जो है वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक। और थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। बेग साहब आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। और मुझे पता चला है कि आसिफ खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अख्तर द मुबारक शे आसिफ। अच्छा, पश्तो में बोले। और नजीब को नहीं दी आपने मुबारकबाद? नजीब को तो हो गई आपके साथ, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइए कि कैसी ईद गुजरी आपकी?
एक साहब अच्छी गुजरती हैं और इस मरतबा चूंकि आप देखते हैं कि कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। जो रमज़ान हमने गुजारा है सहरी के साथ ही जिस किस्म की खबरें सुनने को मिलती थी वो बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ होती थी आलम इस्लाम के लिए। लेकिन रमज़ान का महीना इसके बाद एक इनाम है अल्लाह की तरफ से ईद का, तो उसको बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ और जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ मिलकर गुजारने का ही असल लुत्फ है। ईद खुशी है और खुशियों को जितना आप तकसीम करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी और इस मुबारक दिन पर, इस इनाम के दिन पर इसको तकसीम करना चाहिए। मुस्कुराहटों को तकसीम करें, जो आपके पास है तकसीम करें। तो ये इसी तरीके से गुजरती है। बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। अच्छा, माशाल्लाह आप तो हाफिज कुरान भी है और उमूमन लोग हाफिज कुरान जो होते हैं तरावी वगैरह पढ़ाते हैं। आपकी तो स्पोर्ट्स की इतनी मसरूफियात हैं कि आप स्पोर्ट्स में ही लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तरावी का वक्त मिलता है आपको? बेग साहब ये भी शर्फ हुआ है, अल्लाह की रहमत रही है इस मामले में भी। और रमज़ान में भी ये मामूल बरकरार रहा है कि तमाम तर कामों के साथ साथ जो इस महीने की असल इसकी रूह है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और वो एक असल में बाकी 11 के 11 महीने जो हम कामयाबियां हासिल करते हैं, मेरा तो ये मानना है कि जो हम इस महीने में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो हमारी कबूल होती हैं। और जो पढ़ते हैं, जो जिक्र करते हैं, वो सारा साल फिर हम उससे मुस्तफीद होते हैं। तो आप अपने इतने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकाल रहे थे, क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह यूट्यूब पे दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो वक्त निकल आता था आपके पास? भाई साहब मैं कहता हूँ ये खास बात है रमज़ान की कि अगर आप रमज़ान को इस अंदाज से देखें ना तो आपको लगता है, आपको एहसास होगा कि आपके इर्द गिर्द में कुछ बिल्कुल एक ऐसी अनहोनी चीजें हो रही होंगी जो आपको आम दिनों में नजर नहीं आती। वक्त इस अंदाज से आपको मिलता है और उसकी इतनी कदर और वक़्त हो जाती है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, नेकी का कोई काम करना चाहते हैं, मतलब रमजान से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको वक्त निकल आएगा। आप 2 घंटे भी सो लेंगे ना तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आपको वो वाली थकावट नहीं होगी जो आम दिनों में होती है। तो ये रमजान की खास बरकत है और बिल्कुल निकलता है और ये वक्त निकालना पड़ता है। और अगर आप ये वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो महीना गुजरता है इसी की बरकतें हैं और इसी की रहमतें हैं कि हम उससे मुस्तफीद होते हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, गए आप अपनी बेटियों नूरअदन और रोहमा के साथ कहीं बाहर? बेग साहब ये उनको रमजान के दिनों में भी लेकर जाता रहा हूँ और बहुत खुशी होती है कि जब बच्चों के साथ आप जाते हैं। और ईद पे हमारा बिल्कुल फैसलाबाद जाना होता है, उनको उनकी खाला के घर लेकर जाना होता है और उसके बगैर उनकी ईद मुकम्मल नहीं होती। तो हमारा तो मुशक्कत में ही रहती है और मेहनत में ही रहती है। रमजान में कामों के साथ साथ ये भी और ईद भी हमारी, तो वो मैं तो कहता हूँ कि ज़ायरीन जा रहे हैं अपने अपने मुकद्दस मकामात पर, तो उनकी खाला का घर उनके लिए मुकद्दस वो भी मैं इन दोनों से पूछ चुका हूँ। ये दोनों कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री का जो होता है ना दबाव, वो तो हर आज आपने भी पोल खोल ही दिया कि ज़ायरीन की सूरत में आप आ गए, मुझे लग रहा है ज़ायरीन की सूरत में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद। सुना आपने, उन्होंने तो अपने आप को ज़ायरीन में शामिल कर लिया। ज़ियारत के लिए जाना पड़ता है क्या? ज़ायरीन समझ के हैं? सही बात है। ये तो मतलब ये दिन ऐसे है ना कि इसमें आपको एक्सक्यूज कर भी नहीं सकते। ये आपका टाइम है जो फैमिली के लिए होता है। और जैसे अब इन्होंने कहा ना, ये अच्छा है ना कि दोस्त और फैमिली भी मिल गए। हाँ, ये प्लान का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप अब तो ज्यादातर तो आप स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं, बाहर कम जाना होता है? कभी गए कवरेज के लिए? कवरेज के लिए पीएसएल में ही गए, उसके अलावा तो क्योंकि मेरा सारा काम होम बेस है, स्टूडियो बेस है, वहां से ट्रांसमिशन लेके चलना और वहां से सारी चीजें मैनेज करना। तो जोश हो जाते हैं आप? जी बिल्कुल। तो मसरूफियात जो है वो सारी स्टूडियो में ही रहती है। तो ये ट्रैवलिंग का इतना, वैसे भी आपको पर्सनली भी ट्रैवलिंग का मौका कम मिलता है जब आपका डेली शो एंगेज होते हैं। आसिफ, आप तो अब तो एंकरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप जाते रहे, मुझे याद वर्ल्ड कप के लिए भी आप गए। वर्ल्ड कप के लिए मैं 2024 में गया था। अच्छा, अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप जिसमें 9 जून को पाकिस्तान इंडिया से 6 रन से हार गया था। वो मैच मैंने देखा है। अच्छा, मतलब मैंने वो मैच नहीं, वहां पर जो सूरत हाल, आपने तो बड़ी कवरेज की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग वहाँ बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो सॉरी मीडिया बॉक्स में, जिनका इंटरेक्ट आपसे करते हैं, वो पूछते हैं आपसे, ऐसे सवाल कर लेते हैं
कि ये क्यों है, इमाद क्यों आ गया टीम में, आमिर कहाँ से आ गया टीम में, सही। ये इसने बहुत सारी ओवर दे चीजें। दिया उसको। सही। मतलब मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका का हुआ था। अमेरिका जैसी टीम से जब हम हारे थे, वो मैच भी डैलस में थे आप वहाँ? डैलस में मैं बैठा हुआ था, मैंने मैच देखा है। तो वो जो सूरत हाल होती है ना, वो बयान से बाहर है। शर्मिंदगी हुई बहुत आपको ज्यादा जब बाहर निकलने बहुत ज्यादा लगे, शर्मिंदगी, हैं? बहुत ज्यादा शर्मिंदगी। और उससे पहले जो कवाली नाइट थी वहाँ पर, जिसके टिकट्स वगैरह बिक रहे थे डैलस में, वो बहुत शानदार एक होटल था। मुझे याद सब चीजें रहती है। बहुत सारे प्लेयर दुआ करते होंगे आपकी याददाश्त खराब हो जाए। वो बहुत ही शानदार होटल था, वो डैलस से जरा सा बाहर। अच्छा। तो वहां मैं गया तो मैंने तो 11:30 बजे रात को भी लड़कों को देखा घूमते हुए। नाम नहीं लूंगा मैं, वो खबरें आई थी, बिल्कुल आप मौका सही ऐसा कह नहीं, रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल अपनी आंखों खबरें से आई। देखा ना? आंखों से देखा। नाम में जरूरत नहीं है नाम लेने की। मैं और भी आपको बताऊं क्या क्या करते हैं, मैं देखा है, वो सब बातें हैं। चलें। लेकिन वो किसी और वक्त रखेंगे। आपको आज फिर खुशी का बुलाएंगे ना, मौका है, जरा खुशी का मौका एक है। स्पाइसी सा हाँ, प्रोग्राम खुशी का करेंगे मौका आपके है, साथ रहने जरा। दीजिए। लेकिन ये बताइए कि इसके अलावा आप बैरून मुल्क कभी जब कवरेज के लिए गए, कहीं ईद मनाने का मौका मिला? ईद मनाने का मौका मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान टीम के साथ मुझे मिला हो, लेकिन मैंने 2023 की ईद मैं बाहर एक इवेंट के लिए गया था, वहाँ मनाई थी। अच्छा। और नमाज पढ़ने के लिए हम चले गए थे, मैं दोस्त के साथ अपने। बिल्कुल ईद लगती नहीं है, वहाँ नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। हर कोई काम पे जा रहा है, मतलब नॉर्मल कपड़ों में ईद की नमाज ही पढ़ ली। तो ईद तो यही होती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। सही। ईद का मतलब ही खुशी है। सही, हाँ। तो ईद यही मिलेगी आपको। ठीक। मैंने एक अनवर चौधरी के साथ लाइव किया, बड़ी गर्मा गर्मी हुई और गजनफर साहब आकर खड़े हो गए पीसीआर में, और उन्होंने कान में वहां से मुझे आईएफबी में कहा कि तुमने फिनिश नहीं करना, कि अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो अच्छे एंकर की निशानी है कि तूने आखिर तक जाना है। तो मैं उनको ठंडा करता रहा, ये वो करके। तो वो बेचारे बड़े नफीस आदमी थे, आपने क्या जिक्र कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग। नहीं, मैंने देखा ना, वहां से आपको देखा मैंने, हाँ। फिर एंकरशिप, फिर मुझे समझ आया कि होता क्या है एंकर, क्या हो, मतलब एंकर का मतलब है बैलेंस। वो जहाज का एक पायलट होता है, एक तरह से शिप का वो। तो वहां से मैं, मेरी पहली जो एंकर शिप में जो मुतासिर कुन शख्सियत थी वो आप हैं। नहीं, आपको मैंने देखा ना, आपको पता है। वो मुझे अच्छी बात याद है। 2002 में हम इंडस टीवी वहाँ होता था, BBQ टुनाइट के पास, बिलावल हाउस के पास। हाँ, पीछे होता था, रुझान जमाली स्ट्रीट पे होता था। हम वहाँ जाते थे बसों में, बस वक्त की बात है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये कहाँ ले गए आसिफ और नजीब हमें माजी के दरीचों में। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने इन दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन, स्पोर्ट्स एंकर आसिफ खान, एक का ताल्लुक ARY से और एक का ताल्लुक PTV स्पोर्ट्स से। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम माजी में चले गए कि जिस तरह इंसान इब्तिदा करता है, जो उसको बताने वाले होते हैं, जो उसको सिखाने वाले होते हैं, उनको जो आला ज़र्फ़ आदमी होते हैं कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। तो ये दोनों भी उसी हवाले से अतर वक़ार अज़ीम का जिक्र किया नजीब ने, आसिफ ने गजनफर अली साहब का जिक्र किया। अब थोड़ी सी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ईद बचपन में कैसे मनाते थे आप? बचपन में क्योंकि मैं जूते और कपड़े सिराने रख के सोते थे? नहीं। अच्छा, मैं ना सबसे छोटा हूँ, तो ये आप ईदी ज़्यादा मिलती थी, ज़्यादा मिलती थी, लाड भी ज़्यादा उठते थे, फाइनेंशियल चीज़ें भी मेरे वक्त में बेहतर हो चुकी थी। अच्छा। तो मुझे कभी मतलब इस चीज़ का, ये कपड़े भी अपनी मर्जी से लिए हैं अपना बड़ा, तो मेरी हमेशा बड़ी स्पेशल। मैक्सिमम ईदी कितनी मिली थी उस जमाने में? उस जमाने में तो अब इस तरह से याद नहीं, कोई मतलब हो जाते होंगे 3,000 3,500। अब तो बच्चे 1,000 रुपए मांगते हैं, ईदी का ज़्यादा 500 का नोट नहीं चलता अब। नहीं, हमें हमारे दादा 100 रुपए देते थे, तो ऐसा लगता था कि यार भाई बड़ी जबरदस्त ईदी है। तो वो करते करते भी मेरे ठीक ठाक बन जाते थे, क्योंकि मेरे बहन भाइयों से भी इतना गैप है ना कि वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आना शुरू हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा छोटा है, वो ईदी मुझे उनसे भी मिलती थी। आज तक वो रहता है कि मेरी चीजें सारी बहन बाहर से भेज रही होती है। तो वो मतलब छोटे होने का फायदा हमेशा उठाया है। आसिफ, आप भी अपने बच्चों को, बेटे को ईदी वगैरह सबको देते होंगे? देता हूँ। अब इनके बनिस्बत मेरा बिल्कुल बरक्स है इनसे, मैं सबसे बड़ा तो उसको इतनी तवज्जो, खैर तवज्जो सबको मिलती है, लेकिन लेकिन सबसे छोटे को ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो मुझे तो याद भी नहीं कि कोई स्पेशल ईद का मैंने एहतमाम किया हो। नमाज पढ़नी है, वही सबसे आके मिलना है, उसके बाद सोने का टाइम थोड़ा सा निकाल लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर बाहर जाना आना।
ये रहता है। बाकी ईदी देते हैं, 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, दोनों को ईदी देता हूँ, है ना। और भी बहुत भाई के आपका बेटा बेटी ईदी मांगते हैं आपको? ऐसा हो सकता है कि मतलब उनके लिए पहले से ही डिसाइडेड होता है, वो अपनी अमाउंट मुझे बता चुके होते हैं कि हम ये लेंगे और हमें ये चाहिए। अब जरा डिफरेंट है ना बच्चों का, अब बच्चों के लाड डिफरेंट हो गए हैं बिल्कुल। अब तो दौर भी बदल गया आसिफ, पहले जो था बंद कबाब खा लेते थे, अब जो है वो फ्रेंचाइज के उधर जाते हैं लोग खाना खाने बच्चे हैं। अब तो बेटी की तो पूरी लिस्ट होती है मेरी, और उसकी हर चीज पूरी करते हैं। उसने ईद से एक रात पहले उसने मेहंदी लगाने का कहा था, तो उनकी सारी सहेलियां एक जगह जमा हो गई, तो मेहंदी भी उन्होंने लगाई। फिर उस खाने पीने के प्रोग्राम भी उनके बनते रहते हैं। तो अच्छा, ये सारी चीज जो है ना, ये मेरे घर पे होती है। अच्छा, मतलब सब आ जाते हैं। सब मेरी बेटी की सारी दोस्तें, मेरी वाइफ की कुछ फ्रेंड्स, और वो रूफ टॉप पे सारा इंतजाम करते हैं। खाना पीना भी होता है, खाना पीना भी होता है, मेहंदी लगाने वाली भी वहीं आ जाती है। बिकॉज आई बिलीव के इस टाइम पे ना बाहर जाना और एक तो अफरा-तफरी है ना, पार्किंग की परेशानी, ये परेशानी, तो ये मेरी वाइफ ने ये पूरा घर पे अरेंज कर दिया है। सारी बच्चियों की दोस्तें आ जाती हैं और फिर उनकी भी फ्रेंड्स आ जाती हैं, और फिर सब जो है वो मेहंदी वाले को भी बुला लेते हैं, तो घर पे हो जाता है। क्योंकि ईद खवातीन की और बच्चों की होती है, बाकी तो हमारी तो गुजर ही जाती है। लेकिन तो मैं तो जैसे चांद रात थी ना, तो अब मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगा, यही सब हो रहा होगा ना घर में, सब चलो हो रहा है। मैं भी नमाज पढ़ कर आया और फिर उसके बाद सो गया। फिर उसके बाद वो मैसेजेस, अब तो व्हाट्सएप पे इतने आ रहे हैं, फोन साइलेंट पे कर देता हूँ और मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन कोई ऐसा दिलचस्प वाकया आपका क्रिकेटिंग कैरियर में एज एन एनालिस्ट के आपके साथ पेश आया हो? पहले आप बताएं, फिर आसिफ से पूछूं। ईद के हवाले से ऐसे भी आम जर्नल, और जर्नल तो इतने सारे, एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप बड़े चुपते हुए सवालात भी करते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं आप। एक खिलाड़ी ने मुझे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बताइएगा, एक खिलाड़ी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया पहले, और बुलाने के बाद कहा कि आपको बड़ा पता है जो आप मुझे इतना उड़ा रहे थे। अच्छा, तो सामने अब इतने सारे लोगों के बीच में मुझे फिर उड़ाया नहीं, सवाल नहीं किया आपने उससे? मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा जैसा आप खेल रहे थे वैसा मैं बोल रहा था। मतलब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई ये तो नहीं बता सकता कि आपने परफॉर्म नहीं किया तो मैं बोलूँ आप मुलाजिम थोड़ी है खिलाड़ी के, आप एनालिस्ट हैं, आप जो चीज देखेंगे वही डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं और प्लेयर्स काफी बुरा मान जाते हैं। कुछ ऐसे मुझे एक्सपीरियंस ऐसे भी मिले हैं कि जिनको मुझे लगा है कि जिनका मुझे लगता था कि रिएक्शन आएगा, उन्होंने बड़े अच्छे से हैंडल किया चीजों। बहुत डिफरेंट होते हैं, तो लेकिन मेरे साथ भी हुआ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि मतलब मुझे मालूमात ज्यादा याद रहने की ये एक खास बात है कि याद रहती है, अच्छी है बुरी। तो एक खिलाड़ी को मैं उड़ा रहा था टेलीविजन शो पे अपने, तो वो मुझे मैदान में मिल गया। तो उसने मुझसे कहा, देखता रहा पहले, तो फिर कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए था, आप इधर किधर आ गए? यानी कि तो सही है। फिर मैंने उसको फौरन जवाब दिया, मैंने कहा मैं नादरा में हूँ, लेकिन ये बता दूं किस हॉस्पिटल में तुम किस शहर के पैदा हुए थे। तो वो घबराया कि यार ये कहीं इसको सब पता है। लेकिन इस तरह के करते हैं। आपके साथ कोई हुआ इस तरह का? मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। अच्छा। मुल्क से बाहर था मैं, और वो क्रिकेटर बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं वो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे थे वो, हम एक ही प्रोग्राम में करना था, तो वो मैंने कहा कुछ कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर रहा, क्या बात है? तो फिर मैं उनके पास गया, उसने मुझे याद कराया कि आपने ट्वीट किया था। मैं समझ गया ना, आप समझ गए। तो मैंने कहा कि भाई ट्वीट किया हो या जो भी किया, वो मुझे लग रहा था कि ऐसा है, आपको नहीं लग रहा तो ठीक है, हो जाए। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। उसके बाद हम आ गए, हम टॉकिंग टर्म्स पे आ गए, हम आज भी बात कर लेते हैं कभी कभी। तो ये सूरत हाल, ये एक उनके साथ हुई। उसके अलावा बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का अगेन पाकिस्तान के साबिक कप्तान मेजॉरिटी। उसने तो ये बात ही नहीं की, उसने कहा कि भाई आपका वो काम है, वो आप कर रहे हैं, मैं आपको सिचुएशन पूरी मैच्योर होते हैं। 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इतने मैच्योर मुझे मिले, जिनके बारे में आज आप नाम सुनते हैं कि सारा मलबा उस पर डाला जा रहा है, लेकिन He is a very genuine guy। मैं इसमें और ऐड करूँ, एक बड़े इंटरेस्टिंग 2006 का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा था, जिसमें टेस्ट मैच 4 फीट किया था। वो अंपायर जो थे डेरिल हेयर वगैरह, वो बड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब बैठे हुए थे, शदीद सर्दी थी और इंतज़ार करते रहे। बहरहाल हम चले गए। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम अपने उधर, उनका घर था वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ ले गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम में जब रीइंफोर्समेंट के लिए खिलाड़ी आया, तो उसके बाल बड़े हुए थे और उसकी पोनी बंधी हुई थी। तो वो खिलाड़ी मुझे खुद बताने लगा, कहना इकबाल भाई मैं नाश्ता कर रहा था, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, बाल काटो।
इंसान बनो, क्रिकेटर सही मानों में क्रिकेटर बनो। कहता कि वो उस टेस्ट से पहले की बात थी, तो कहने लगा कि मैंने नाश्ता करता रहा, वो बदमाश टाइप का क्रिकेटर है, कहता मैं नाश्ता करता रहा, फिर दोबारा उन्होंने कहा तो मैंने कहा बास्टर्ड गेट आउट फ्रॉम हियर, कहता मैंने उनको भगा दिया। कहता है 2 दिन के बाद टीवी पे मैंने देखा वो शख्स पीसीबी का चेयरमैन बन गया। कह रहे हैं इकबाल भाई यार अब उसको तो पता ही था, वो अननोन फिगर थी। कहता है बस उसके बाद तो आप, मैं आपको क्या बताऊं, इस तरह के वाकयात होते हैं। प्लेयर्स जो है ना वो अपने आप, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे भी खिलाड़ी होते हैं और कुछ अपने मूडी भी खिलाड़ी होते हैं। अब नजीब ये बताइए, आप एंकरिंग की फील्ड में आपका फेवरेट एंकर कौन है, हमें हटाकर? नहीं अच्छा, ये तो अभी क्योंकि पहले तो मैं बताऊं, क्योंकि आपने कहा आपको हटाकर, तो आपको हटाकर ही बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आसिफ ने कहा ना कि एंकरिंग के लिए आपको देखा, मैं यहाँ नाजरीन को बताऊं कि जब मैं फील्ड में आया हूँ मैं इकबाल भाई को फोन करके इनसे चीजें लेता था, मुझे न्यूज दे, मुझे कोई इनसाइड बात बताए, मुझे बताए मैं इस चीज को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। ये मुझसे घंटों फोन पे, और आप कभी, और इनकी वजह से ये आदत मुझ में भी आई है। मैंने देखा है कि कोई यंगस्टर आता है तो मैं उसको गाइड करने के लिए तैयार रहता हूं। पे प्रोग्राम करते थे, 16वां फ्लोर था जी, 16वां फ्लोर, तेज हवा चलती थी तो वो हिलता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हसन स्क्वायर के पास ऑफिस उसका जो था, स्टूडियो था FM मनोवन का। उस वक्त जब मैं, जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं ARY नया ज्वाइन किया था और ये इंडस में थे, और उस वक्त भी ये मेरी बड़ी हेल्प करते थे। तो ये तो आप डेवलप करते थे, तो बहुत वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। जहां तक आपने फेवरेट एंकर की बात की, तो वो मेरे लिए वसीम बदामी है, बिकॉज आई थिंक कि जब उसके साथ काम, पहले पता क्या होता है एज एन एंकर, आपको बड़ा होता है, रिलैक्स फील करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप उसको देखते हैं ना, जो उसका वर्क एथिक है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह वो तमाम लोगों को रिस्पेक्ट देता है, मैं वो आला ज़र्फ इंसान है, बहुत पुराने लोगों को नहीं भूलता। मेरे साथ भी उसका इंटरेक्शन रहा जब वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन वो अब तक नहीं भूला, अब तक नहीं। और उसकी जो कामयाबी की वजह है ना, सबसे बड़ी सरिया नहीं आया उसके गले गर्दन में। वो 2 चीजें आप एग्री करेंगे, एक ये कि वो अपनी रूट्स को नहीं भूला, वो उसके अंदर मेहनत उसकी जारी है, और दूसरी चीज वो सीखने के लिए रेडी है आज भी। तो दैट्स व्हाई मुझे उसकी शोमैनशिप बड़ी जबरदस्त लगती है। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आसिफ खान से पूछेंगे कि आप बताएं कोई दिलचस्प वाकया, और आप इनसे एंकर का तो पूछेंगे कि एंकर कौन है, और इसके अलावा क्रिकेटर्स का भी इनसे पूछेंगे, ग्राउंड का भी पूछेंगे इन दोनों से कि फेवरेट। नजीब तो ज़्यादा स्टूडियोज में, इनका तो ग्राउंड वही साइड पर है, लेकिन इसके अलावा भी इनसे पूछेंगे बहुत सारी चीजें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन और स्पोर्ट्स एंकर आसिफ खान से, और आखिरी ब्रेक था ये प्रोग्राम का। अब इस आखिरी चंक में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। आसिफ, पहले तो आप बताएं फेवरेट स्पोर्ट्स एंकर कौन है? एंकर, स्पोर्ट्स को छोड़ दें, आप एंकर बता दें। एंकर जिस तरह इन्होंने वसीम बदामी का, मैं असल में दूसरे शोज में देखता बहुत कम हूँ, लेकिन मैंने देखे हैं। शाहजेब खानजादा मुझे अच्छे लगते हैं, तलत हुसैन को मैं पसंद करता हूँ, डॉक्टर नुमान न्याज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत कमाल आदमी है वो। जितनी उनकी गिरफ्त है किसी की भी नहीं, जितनी उन्होंने 17-18 किताबें लिख ली भाई, उसके बाद फिर आप हैं। आपसे तो मैंने शुरू में बिल्कुल इब्तिदा, मतलब वो तो मैंने टीवी का बताया ना, मैंने रेडियो आपके सुना है 1988 में। स्कूल जाने से पहले मैं रात में आपका प्रोग्राम, बहुत सारे लोग उस आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, उस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं होती थी ना। हम लोग क्या करते थे, नजीब के BBC जो आता था स्पोर्ट्स राउंड अप 10 मिनट का, वो टेप करते थे। मेरे साथ शाहिद आशमी भी होते थे, हमारे दोस्त रशीद शकूर, तो हम टेप करके उसको रिवाइंड कर करके सुनते थे कि खबर इंग्लिश में जो थी, फिर वो खबर निकालते। रेडियो ऑस्ट्रेलिया, फिर मैंने उन्हें बताया कि रेडियो ऑस्ट्रेलिया का 1:30 बजे आता है, तो वो भी टेप करते थे हम। तो टेप करके खबरें सारी वहां से लाते थे। APP पे क्रीड होती थी, मिलती नहीं थी, तो वो बड़ा मुश्किल वक्त था। अब ये बताया नजीब, आपका तो ग्राउंड मैंने बता दिया, साइड स्टूडियो, आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? मैं भी काफी अरसे से ग्राउंड पे मेरा भी जाना अब नहीं होता, लेकिन मुझे श्रीलंका की ग्राउंड बहुत पसंद है। पाली किले का, कैंडी का, प्रेमदासा। दम्बोला का पसंद नहीं है, जहाँ जाते हैं बंदर निकल आते हैं रास्ते में? दम्बोला नहीं, वो हम्बन टूटा है। 50 किलोमीटर का जंगल है दरमियान में, रिक्शा चला जाता है, और रिक्शा, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हमारा रिक्शे वाला रिक्शा लाते हुए वापसी में जब हम आ रहे थे स्टेडियम से मैच के बाद, हम्बन टूटा का स्टेडियम राजा पक्से स्टेडियम है, जो वहाँ के साबिक सदर के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम। तो वहाँ से वो आते हुए मगरिब का वक्त हो गया, तो वो रिक्शा ऐसे ऐसे चला रहा है।
अब उसको हमने पूछा भाई क्यों, कह रहा हाथी निकल आता है यहाँ से। उसने कहा रशीद शकूर मुझे बता रहे थे, हमारे दोस्त, वो भी अक्सर कवरेज के लिए बीबीसी के लिए जाते हैं, कहते हैं यार रास्ते में डर लगा रहता है कि बंदर निकल आए, हाथी निकल आए। तो उसने कहा हाथी निकल आते हैं इसलिए मैं ऐसे चला रहा हूँ। और टीमें कैसे, टीमें तो सिक्योरिटी की वजह से, टीमें तो सिक्योरिटी, वहाँ एक ही होटल था उस जमाने में, ये आज से 10 साल पहले की बात में, हम्बन टूटा। तो एक होटल था, उसका नाम मैं लूं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक पीकॉक के नाम से होटल था। तो वो टीमें वहीं ठहरती थी। तो वहाँ का तो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, वहाँ ग्राउंड पूरे कवर कर लेते हैं वो, बारिश होती है फौरन वो प्रिपरेशन, एक बारिश हुई भी थी हमारे साथ। लोग मुझे बता रहे थे कि वो कैदी वैदी होते हैं वहाँ पर, जिनको उन्होंने ग्राउंड स्टाफ में रखा हुआ है, कैदी होते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे। जिस तरह वहाँ साउथ अफ्रीका में जो जहाज पर ले जाते थे गोरे शिप पर लोगों को अपना काम कराने के लिए, वहाँ पर साउथ अफ्रीका में बड़ी तादाद में एशियन, एंग्लो इंडियन सारे लोग मौजूद हैं, तो ये यहाँ से ले जाते थे काम कराने के लिए, फिर उनकी नस्लें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने। लेकिन श्रीलंका के ग्राउंड मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी पाकिस्तान में ग्राउंड मुल्तान का बहुत अच्छा है, दूर बहुत है दरअसल, सिक्योरिटी की एक तो मसला, और दूर बहुत जाना पड़ता है मुझे। मैं भी गया हूँ मुल्तान के, मैंने वो मुल्तान का पिंडी वीरेंद्र सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी कवर की थी, आई रिमेंबर। पिंडी का स्टेडियम देखें, पिंडी के स्टेडियम का जो व्यू एक्सपीरियंस है वो मुल्तान का और पिंडी का, ये दो स्टेडियम बेहतरीन है। हम जैसे PSL भी कवर करने जाते थे, दुबई में भी जो व्यू एक्सपीरियंस है ना, बहुत बड़ा कमाल है, जबकि शारजा नहीं ग्रो कर पाया, लेकिन शारजा में 84 से मैचेस हुए। लेकिन अब नजीब, कोई आप दोनों से आखिर में सवाल करूंगा, स्पोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसा लम्हा जब आपको बहुत उदासी हुई पाकिस्तानी टीम की शिकस्त पर, या किसी और, बहुत सारे लम्हात हैं, लेकिन लम्हा मैं पूछ रहा हूँ लम्हा। देखिए मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मैं अपने जो देखने वाले उनको भी यही कहना चाहूंगा कि अब ना थोड़ी सी आदत डाल लें, क्योंकि अब जिस पॉइंट पे पाकिस्तान की क्रिकेट आ गई है ना, अब वो अफसोस करने वाला टाइम है नहीं, खत्म हो गया। आज अगर आप कोई अच्छा फैसला करेंगे, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, अगर आज आप एक सही डायरेक्शन पे जाएंगे तो आपको कोई 6-8 साल लगेंगे टीम को उस पॉइंट पे ले जाने में जिसपे आप उससे जीत एक्सपेक्ट करें बड़ी टीमों के खिलाफ। तो इस वक्त हमको कुछ भी हो जाए हैरानी नहीं होती, क्योंकि अब जब आप के मुताबिक होता है, जैसे आप USA से हारे, वो मैच जो आप इंडिया से हारे 2024 में, या इनफैक्ट वो जो मेलबर्न में भी हारे थे, वो भी हारने वाले मैचेस नहीं थे। तो अब पाकिस्तान टीम इस पॉइंट पे चली गई है कि ये बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इन्हीं लॉट में आ सकते हैं। आसिफ आपको बताएं, देखें इन्होंने जो बात की ना, बहुत अच्छी बात है कि आपने चीज़ों को भूलना नहीं है, मतलब सही करने के लिए याद रखना जरूरी है। अभी मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया 4 दिन पहले, कि उन्होंने रॉब की, जो उनके डायरेक्टर हैं और जो उनके कोच हैं ब्रेंडन मकलम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उन्होंने वो बताया कि एशेस क्यों हारे 4 मन। अरे बीच में वर्ल्ड कप भी आ गया, क्या क्या हो गया, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ तो जीतने के बाद करते हैं, एक मैच हार जाते हैं, जब दूसरा जीतते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। 19 के बच्चे जीत गए या सुपर 6 वाले जीत गए। अगर आप ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं इनको ओवर सेलिब्रेट करेंगे तो फिर असल मसला ये है कि जब हम बोलते रहे एक टाइम पे ये उस वक्त नहीं सही हुआ, ये 6-7 साल 8 साल की बीमारी है, उस वक्त हम बोलते रहे कि आप छोटी टीमों के खिलाफ जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मुझे आप बताइए इकबाल भाई, इससे पहले कौन सा सुपर 6 है जो इस तरह से सेलिब्रेट हुआ? पता भी नहीं चलता था, जाके खेल के आ जाते। देखो ये इवेंट्स है, एक डायरेक्टर क्रिकेट आपके यहाँ जरूरी है, एक डायरेक्टर, जैसे इंग्लैंड में है, जैसे साउथ अफ्रीका में है, जैसे न्यूजीलैंड में है। इससे भी कुछ नहीं होगा जब तक अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही, जिसको ला रहे हैं उससे सवाल तो वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर क्रिकेट कमेटी सारे क्रिकेट के फैसले बोले, कप्तान कौन होगा, कोच कौन होगा, ये फैसले क्रिकेटर्स को लेने चाहिए, बाकी सारे इंतजामी फैसले आप लोगों तो आदि हो गए। मैं आपको बस चलते चलते वाइंड अप करते हुए 2011 का बता दूं। 2011 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा था अगेंस्ट इंडिया एट मोहाली, तो मैं उस वक्त एक चैनल में था स्पोर्ट्स के, तो मुझे उन्होंने लाहौर भेज दिया और बहुत बड़ा सेट लगा और बड़ा ऑडियंस और ये वो, लेकिन जब पाकिस्तान हार गया, जिसमें कि मिसबा ने बहुत स्लो बैटिंग की थी, पाकिस्तान हार गया, तो उसके बाद जो मैं बाहर निकला हूँ तो लोगों के जज्बात देखने वाले थे, लोग बुरा भला कहना शुरू हो गए, कहाँ वो सर पे बिठा रहे थे कि हमारा हीरो है, और फिर गाना गा रहे हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, गाना भी गा रहे हैं और लोग बुरा भला भी कह रहे हैं। ये होता है क्रिकेट में। लेकिन बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आपके साथ नशिस्त क्रिकेट पे करेंगे। आज तो ईद के हवाले से किया। नजीब आपका शुक्रिया, आसिफ आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, नजीबुल हसनैन, आसिफ खान और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।